किसी को कोई इश्यू हो अगर मैं रिकॉर्ड करना चाहूँ? नो। बस सिर्फ़ जिनको इश्यू है वो कर दें, वैसे बाकी सबको करना ज़रूरी नहीं है। सही। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और अगर मेरी आवाज़ किसी को वैसे सही नहीं आ रही तो मैसेज पे लिख सकते हैं। मैं या कोई सवाल हो तो बीच में रोक भी सकते हैं मुझे। जी, जी। बस साहब। सर आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। अब सही आई आवाज़? हेलो? ठीक है। ख़ैर, तो मुझे बात बताइए वैसे आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं या कहाँ से हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं? सही है। तो यूजुअली ना मैं जब भी कुछ टॉक वगैरह करता हूँ या वर्कशॉप कराता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना एज़ अ प्रेज़ेंटेशन ना इसको लेके चलूँ, मैं इसको एज़ अ कन्वर्सेशन लेके चलूँ, ठीक है? तो टॉपिक एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इस पे कोई इतनी ज़्यादा वो दिमाग लगाने वाली ज़रूरत भी नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है, ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अ, तो मैं ज अगर बोल रहा हूँ और आप लोगों को नहीं समझ आई या कुछ मसला है, तो उधर ही ना मुझे रोक देना और मुझे बताना कि नहीं समझ आई, ताकि हम दोबारा उस चीज़ को कर सकें। ठीक है, इसका मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, नाइस। भैया? नाइस। और किस यूनिवर्सिटी के हैं ज़्यादातर? इस्लामाबाद में है ऑल अराउंड पाकिस्तान? और वैसे बोल भी सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है, लिखना लाज़मी नहीं है। नाइस, यानी हर जगह से हैं। नाइस, सही है। मैं ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। चलते हैं उस पे जो स्लाइड्स थी, स्लाइड से बाद ना मैंने एक रखा हुआ है, एक लैब टाइप तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी बस शो एंड टेल वाली चीज़ है। अ, वो आप लोग भी साथ ही ट्राई कर सकते हैं मेरे। नाइस, तो चलते हैं उस पे। आई होप कि मेरी नज़र आ रही होगी स्क्रीन सबको। अगर नहीं आ रही तो मुझे अब मैसेज ना करिएगा, मुझे अब बोल के बताइएगा, क्योंकि मैं भी चैट तो नहीं खोल सकूँगा क्योंकि मैं दूसरी स्क्रीन पे हूँ। सही है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम देखेंगे क्या होता है, और इसको हम जीसीपी जो गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है उसमें जो एक पर्टिकुलर सर्विस है वर्टेक्स एआई, उसके अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे ये मैं अपना वो डालना भूल गया था, ईमेल एड्रेस। मैं शायद अभी डाल देता हूँ, तो बाद में अगर किसी ने कॉन्टैक्ट वगैरह करना हो किसी चीज़ के लिए, ये हेल्प चाहिए हो तो आप कर सकते हैं। उप्स, 1 मिनट। ठीक है?
कभी कुछ समझ ना आई या ज़रूरी नहीं है ऐसी स्लाइड शो में या ऐसी शो एंड टेल में, कुछ नहीं वैसे समझ आता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड मुझे मैसेज कर दें, ईमेल कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा उसका। बाय द वे इसके बाद तो कुछ 5-10 मिनट में रखूँगा क्वेश्चंस के लिए, तो आप अपने क्वेश्चन साथ रेडी रखना या अगर आप भी चाहते हैं कि बीच में पूछना चाहें तो आप बीच में मुझे बस बीच में बोल दें, मुझे रोक दें, मैं आपको आंसर कर दूँगा। ए ये हमारे कंटेंट्स होंगे आज के। बेसिकली बेसिक ओवरव्यू के मशीन लर्निंग क्या होती है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को अंदाज़ा है या किस लेवल पे हैं कि ताकि मैं फिर बहुत इन डेप्थ ना जाऊँ या अगर बहुत ज़्यादा आती है तो फिर बहुत ज़्यादा शैलो ना रहूँ, तो मुझे थोड़ा-सा हिसाब लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम अगर ये पूछता हूँ मैं आप लोगों से कि मशीन लर्निंग क्या होती है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे मुझे? कोई 1 बंदा या कोई 2 बंदे अगर चाहते हैं कोई जवाब देना है, तो एक लाइन में क्या डिफ़ाइन किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? बेशक उर्दू में हो जिस मर्ज़ी ज़बान में देना चाहें। मशीन लर्निंग हमारे पास ऐसा एल्गोरिदम होता है जो ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम किया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप से अपने एक्सपीरियंस से सीखता रहे। वो प्रोग्राम इस तरह से किया जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिकली सीखता है। सही है। और कोई बताना चाहेगा? सही, कोई बात नहीं। अच्छा वैसे हाँ जी, सही है, बिल्कुल बताया आपने। लेकिन जो फॉर्मल डेफिनिशन है ना, फॉर्मल डेफिनिशन तो नहीं, जो एटलीस्ट मुझे लगता है कि एक अच्छी डेफिनिशन है मशीन लर्निंग की, वो बहुत सिंपल डेफिनिशन है। मशीन लर्निंग की डेफिनिशन है फंक्शन अप्रॉक्सिमेशन, ठीक है? फंक्शन अप्रॉक्सिमेशन बेसिकली ये होता है कि मैथमेटिक्स की ना एक बड़ी एक फेमस फील्ड है फंक्शन अप्रॉक्सिमेशन की, ठीक है? आप लोगों ने अगर आप लोग एफएससी के बैकग्राउंड से आए हैं, तो शायद आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हो या इवन अपनी मैथमेटिक्स में भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होंगे, अप्रॉक्सिमेशन फंक्शंस होते हैं कुछ। एक जो सबसे मशहूर जिसको हम कहते हैं मैक्लैरेन एक होता है, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे फंक्शंस होते हैं जो अप्रॉक्सिमेट कर ये या जो फंक्शंस को अप्रॉक्सिमेट करते हैं ये एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है? मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल हमेशा देता हूँ, वो ये है कि अ, जब हमने सेल्सियस डिग्री से फ़ारेनहाइट डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, किसी भी टेम्परेचर को, तो हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है, ठीक है? हम उस फ़ॉर्मूला में वैल्यूज़ डालते हैं और हमें आउटपुट मिल जाती है। जो आउटपुट मिलती है वो फ़ारेनहाइट डिग्री होती है, ठीक है? लेट्स से कि एक ऐसी चीज़ है या एक ये इसमें इनपुट मेरे पास थी सेल्सियस डिग्री, आउटपुट मेरे पास थी फ़ारेनहाइट और जो प्रोसेसिंग के लिए मेरे पास एक फ़ंक्शन अवेलेबल था, ठीक है? ये होगी नॉर्मल प्रोग्रामिंग। इसको आप नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड भी कर सकते हैं कि इनपुट लें, ठीक है? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फ़ॉर्मूला प्रोग्राम कर दें और आउटपुट में उस फ़ंक्शन के एक एक कर दें जो बेसिकली फ़ारेनहाइट डिग्री आउटपुट कर रहा होगा। लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग में ऐसा होता है कि आपके पास इनपुट भी होती है, ठीक है? और इन सम केसेज़ आपके पास आउटपुट भी होती है। लेकिन आपके पास जो बीच वाला फ़ंक्शन है ना, जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट डिग्री को कन्वर्ट कर रहा था, आपके पास वो फ़ंक्शन नहीं होता। तो आपको उस फ़ंक्शन को अप्रॉक्सिमेट करना होता है कि इनपुट और आउटपुट को आप मैप कर सको एक-दूसरे के साथ, ठीक है? और ये आप डायग्राम से देख सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ना जो आपकी ग्रीन लाइन है, वो मैप हो रही है आपकी जो ब्लू लाइन है, उस पे, ठीक है? ये वैसे तो किसी और चीज़ की एग्ज़ाम्पल है, लेकिन मैंने वैसे इधर रखी हुई है सिर्फ़ दिखाने के लिए, ठीक है? अच्छा, मशीन लर्निंग के ना कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हमने ये डिफ़ाइन किया कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आपके पास इनपुट होती है, फंक्शन होता है और आउटपुट होती है। मशीन लर्निंग में आप आपके पास इनपुट होती है और आउटपुट होती है, लेकिन फंक्शन नहीं होता, ठीक है? एक केस होता है अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग जिसमें आपके पास
आउटपुट भी नहीं होती, लेकिन जनरल सिनेरियो में हम सुपरवाइज्ड लर्निंग को देखते हैं, तो आपके पास इनपुट भी है, आपके पास आउटपुट भी है, आपने उस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना है, ठीक है? कि इसको मैं इनपुट दूंगा, इस एक्स वाई जेड जो भी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करूंगा, उसको जब मैं इनपुट दूंगा तो मुझे क्या आउटपुट देगा, ठीक है? एक इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स से एक बहुत बेसिक एग्जांपल है कि मुझे ये तो पता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अगर मेरे पास इनपुट में कुछ एक इमेज आती है, उस इमेज को मैंने क्लासीफाई करना है कि उस इमेज में कुत्ता है या बिल्ली है, तो उसका क्या फंक्शन है? उसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन नहीं है, वो बड़ा नॉन लिनियर सा एक फंक्शन होगा, वो या बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, ठीक है? तो मैं एक अज्यूम कर लूँगा एक एक्स वाई जेड फंक्शन, और उस एक्स वाई जेड फंक्शन से पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स को पैरामीटर्स को ट्यून करता रहूँगा, ऐसे ट्यून करूँगा कि जो आउटपुट मिले उस चीज़ से, या जो भी एक एल्गोरिदम था उसका जो आउटपुट मिले वो एक करेक्ट आउटपुट हो, ठीक है? तो बेसिकली मशीन लर्निंग का मकसद हमारे पास ये हुआ कि जो चीज़ें हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, या जिनके हमें नॉर्मली फंक्शंस नहीं आते, हम उनके लिए फंक्शंस अप्रॉक्सीमेट करते हैं, ठीक है? और ये करने के लिए हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा एआई के कोर्सेज़ वगैरह में कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो प्ले करते हैं, या बहुत सारे रोल्स होते हैं एक एमएल के एल्गोरिदम में। लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं मेरे ख्याल से, और ये कोई साइंटिफिक में इसको मैं बैक नहीं कर सकता इस क्लेम को, क्योंकि ये मेरा अपना क्लेम है। लेकिन मुझे लगता है कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम, एक होते हैं पैरामीटर्स, और एक होते हैं हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है? और हाइपर पैरामीटर्स के बारे में आज हम जो है डिटेल में देखेंगे, क्या होते हैं ये। ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम की अगर बात की जाए, तो ये वो एल्गोरिदम है जो एक्चुअल में ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हो पैरामीटर्स की, ठीक है? हम एक डिस्टेंस मेट्रिक डिफाइन करते हैं, या हम एक कह लें कि एक लॉस मेट्रिक डिफाइन करते हैं, और उसकी बेस पे हम अपने एक टारगेट लोकल मिनिमा या लोकल मैक्स, इन केस ऑफ मशीन लर्निंग लोकल मिनिमा की तरफ हम जा रहे होते हैं इस एल्गोरिदम को यूज़ करके, ठीक है? इसकी एक मिसाल आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अ, हम स्टार्ट खैर ये तस्वीर उल्टी है एक्चुअली, क्योंकि इसमें हम लोकल मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं स्टार्ट होके। तो आप देखें स्टार्ट ये होता है कि तकरीबन राइट हैंड साइड से, और ये जी, जी, सवाल आया मेरे ख्याल से। किसी ने सवाल किया था? प्लीज़ मुझे बीच में रोक देना, बजाय हैंड रेज़ करने के ना, बस बोल के रोक देना, मैं उधर ही आपको जवाब दे दूँगा। खैर, सो बेसिकली आपने ये देखना होता है कि हर स्टेप पे, हर मशीन लर्निंग का एक स्टेप होता है, ठीक है? खैर स्टेप तो नहीं कहते इसको फॉर्मली, लेकिन लेट्स से कि जब आप फंक्शन अप्रॉक्सीमेट कर रही होती हैं, आपने हर स्टेप पे देखना होता है कि अब आप अपने गोल से कितना दूर हैं, ठीक है? और जितना आप दूर होते हैं, आपने उस जिस तरफ को दूर होते हैं, आपने उस तरफ की एक एक स्टेप लेना होता है, ठीक है? और वो स्टेप क्या होता है कि बेसिकली आप अपने पैरामीटर्स को ट्यून कर रहे होते हो। आप कहते हो कि ठीक है, इस दफ़ा जो मेरे एबीसी पैरामीटर्स थे, उन्होंने मुझे ये आउटपुट दी, और मुझे आउटपुट्स देख के पता चल गया कि मैं अपनी जो गोल है, वो मेरे से एक्स, वाई, ज़ेड दूर हूँ। तो मैंने वो अपने एबीसी पैरामीटर्स को इस तरह सेट करना है कि मैं एक्स, वाई, ज़ेड गोल के करीब आ जाऊँ, ठीक है? तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्टिमाइज़ेशन, ऑप्टिमाइज़ेशन का प्रोसेस, ठीक है? और इसके ना कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। इसके आपने पढ़े होंगे स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट, जो बहुत बेसिक सा एक एल्गोरिदम है। इस तरह के ना काफ़ी एल्गोरिदम्स होते हैं, और जो कि बेस्ड होते हैं डेरिवेटिव्स अप्रोच पे, या उसको सॉरी डेरिवेटिव नहीं, पे डिफरेंशिएशन की ए की बेस पे अब बेस पे बने होते हैं। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक ज़माने में एक आर्टिकल लिखा था, 2018 में ना एक पेपर आया था, न्यूरल ओडीईज,
ये अगर लिंक में ना पोस्ट कर देता हूँ, तो बेसिकली ना इस पे ना मैंने बड़े बड़े डिटेल में बताया था कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम यूजुअली काम कैसे करते हैं। उस वक्त एक नया एल्गोरिदम आया था, न्यूरो ओडीज। ये मैं कंप्लीट नहीं कर सका था ये इसको क्या कहते हैं, ब्लॉग को। इसके एक पार्ट, ये पार्ट 1 ही है, इसलिए इसका एक पार्ट 2 भी आना था, वो मैं किसी दिन बैठ के लिख दूंगा। खैर, तो उसमें मैंने बताया था कि बेसिकली काम कैसे करते हैं और डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस में फ़र्क क्या होता है, और किसी भी इक्वेशन का हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह बनती हैं, और बेसिकली बेसिक जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। और इसमें हम भी देखें आइलर्स मेथड मैंने बड़े सिंपल सिंपल तरीके से ना इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको टाइम मिला तो ये भी एक दफ़ा देख लेना। वापस आते हैं इस पर। सो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम क्या करता है, मेरे पैरामीटर्स को ट्यून करता है कि वो एक अच्छा आउटपुट दें। अच्छा आउटपुट से मुराद है कि जो आउटपुट गोल के करीब है। अच्छा, दूसरा मेरे पास जो मेन कंपोनेंट है वो पैरामीटर्स हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं जो जिनको ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम एक्चुअली चेंज करता है। मुझे आपकी बात सही समझ नहीं है, आप थोड़ा क्लियरली बोलेंगे? हेलो। मुझे सही समझ नहीं आया था, आप दोबारा बोलेंगे? चलिए कोई नहीं, अगर आप दोबारा बोलना चाहें तो आप दोबारा बोलिएगा, वरना आप लिख दें, क्योंकि मुझे आपकी बात सही समझ नहीं आई थी। सही है। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं किसी किसी भी फंक्शन के थ्रू, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन मेरे पास होता है कि जो बेसिकली बताता है कि मैं अपने गोल से कितना दूर हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लॉस कैलकुलेशन थ्रू सम कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो y इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी में मेरे पास w और b जो हैं वो पैरामीटर्स हैं जिनको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। हाइपर पैरामीटर्स बेसिकली जिनके बारे में हमने पढ़ना है, ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑप्टिमाइज नहीं होती, या जो टाइम के साथ या स्टेप के साथ चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है हमेशा, ठीक है। और इनको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा सबसेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमने खुद एज्यूम करनी होती हैं या खुद लेनी होती हैं, ठीक है। तो हमने आज बेसिकली ये देखना है कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम ना इनको ले सकते हैं, और बेस्ट सेट, लेट्स से नॉट द बेस्ट सेट, मे बी द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट सेट्स हम इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। मसला यही होता है कि क्योंकि इतने ज़्यादा हाइपर पैरामीटर्स होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आपने कौन सा सबसेट यूज़ करना है जो सबसे अच्छा काम करेगा। कुछ जनरल रूल्स होते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप जो है सबसे अच्छा सबसेट निकाल लें हाइपर पैरामीटर्स का जो कि आपने यूज़ करना है। एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो समझो ये है कि लर्निंग रेट आपका एक सबसे जो मेजर सबसे बड़ा एक हाइपर पैरामीटर होता है, वो लर्निंग रेट होता है। लर्निंग रेट का मतलब ये है कि आप अपने ये जो गोल है या अपने ये किसी भी मिनिमा या मैक्सिमा की तरफ, या चले मैं मिनिमा की खाली बात करता हूँ क्योंकि मशीन लर्निंग की बात हो रही है, क्लासिकल मशीन लर्निंग की। तो हम अपनी मिनिमा की तरफ कितने कितनी देर में या कितने बड़े स्टेप्स लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत बड़े स्टेप्स लूँ तो उसका नुकसान ये होता है कि मैं डैंगल करता रहता हूँ बिटवीन पीक्स। वो इतना बड़ा स्टेप होता है कि वो कभी भी एक एक उसको बॉटम ऑफ, सॉरी, मिनिमम को हाँ, वो कभी भी मिनिमा को रीच नहीं करता, वो हमेशा एक दूसरे के बीच में डैंगल करता है, साथ में दिखाता भी रहता हूँ।
ठीक है? तो अगर ये मेरे पास फंक्शन है ना और मैं इधर खड़ा हूँ, तो बजाय वो एक अगला स्टेप लेके इधर आने के ना, वो इतना बड़ा स्टेप लेता है, वो इधर पहुँच जाता है। अगले में वो फिर इधर पहुँच जाता है, उसके बाद वो इधर पहुँच जाता है। वो बेचारा कभी इधर आ ही नहीं सकता क्योंकि इतने बड़े-बड़े स्टेप्स ले रहा है कि उसको भी इधर आना नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं लर्निंग रेट बहुत छोटा रखूँ, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, अगला स्टेप यहाँ लेगा, फिर यहाँ लेगा, फिर यहाँ लेगा, फिर यहाँ लेगा, तो इट वुड टेक दैट एल्गोरिथम एजेस टू कन्वर्ज। ठीक है? वो कभी कन्वर्ज ही नहीं कर पाएगा। तो ये लर्निंग रेट जो है, ये मैंने डिफाइन करना है और ये एक हाइपर पैरामीटर है और ये कभी चेंज नहीं होगा इन इन ट्रेनिंग। कुछ एल्गोरिथम्स हैं, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि मोमेंटम के साथ साथ लर्निंग रेट भी चेंज होता रहे, लेकिन जनरली लर्निंग रेट कांस्टेंट ही रहता है। फिर अगर आप शैलो मशीन लर्निंग या क्लासिकल मशीन लर्निंग नहीं कर रहे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप नंबर ऑफ लेयर्स डाल सकें अपने एल्गोरिथम में। ठीक है? तो नंबर ऑफ लेयर्स इटसेल्फ एक हाइपर पैरामीटर है और ये हाइपर पैरामीटर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? और हर लेयर के ऊपर जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बेसिकली जो उसके मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं, ठीक है? वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ होती है जो मॉडर्न मशीन लर्निंग, खैर अब तो मॉडर्न मशीन लर्निंग नहीं रही, वो जो डीप लर्निंग होती है, उसमें एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट प्रोबेबिलिटी। ड्रॉप आउट प्रोबेबिलिटी ना एक ऐसा फैक्टर होता है, कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1, जिसमें आप बताते हो कि मैंने एट रैंडम इतने परसेंट ऑफ न्यूरॉन्स मैंने नल करने, उनको ज़ीरो कर देना। ठीक है? उनको कैंसिल कर देना। ठीक है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बेसिकली ओवर फिटिंग से अपने मॉडल को बचा रहे होते हो। कि आप इसकी एग्जांपल एक जो अगर आप 231N लें कोर्स, तो उसकी मैंने एक बड़ी चीज़ की एग्जांपल देते हैं। उसमें तो कहते हैं कि ड्रॉप आउट प्रोबेबिलिटी को ऐसे समझो कि अगर एक बंदा ड्रंक है और वो ड्राइव करके घर चला जाता है, तो इसेंशियली कि वो अपने ब्रेन का 50% यूज़ करके भी घर पहुँच रहा है। तो अगर वो 50% यूज़ करके घर पहुँच रहा है, तो उसका मतलब है कि अगर वो अपने ब्रेन कैपेसिटी की 100% भी यूज़ करे, वो तब भी घर पहुँच जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो हाइपर पैरामीटर्स, अब मैं अगर प्रॉब्लम क्या है, मैं उसका बेस्ट सेट नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है? उसके ना 3 सॉल्यूशन हैं। 3 बेसिकली सॉल्यूशन हैं, लेकिन जो काम का सॉल्यूशन है वो एक ही है। ठीक है? सबसे पहला सॉल्यूशन तो है रैंडम सर्च। आप रैंडम सैंपल करो, अ, जो आपके पास गिवन सेट है, उसकी जो रेंज आपने बनाई हुई है, उसमें से रैंडम सैंपल करो और चीज़ें उठाते रहो। रैंडमली चीज़ें उठाते रहो, कोई एक ना आपको मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है? ये बड़ी गंदी अप्रोच है। ठीक है? दूसरी अप्रोच आती है ग्रिड सर्च। ग्रिड सर्च ये कहती है कि मैं वापस पेंट इस पे पेंट पे जाता हूँ। ग्रिड सर्च मेरे पास मुझे ये कहती है कि अगर मेरे पास एक नंबर ऑफ लेयर्स हैं, एक मिनट मैं इधर लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ लेयर्स हैं, लेट्स से इनकी वैल्यू रेंज कर सकती है 1 to 5। ठीक है? और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर, इनकी वैल्यू रेंज कर सकती है 256 to 1024, लेट्स से। ठीक है? तो मेरे पास एक ग्रिड है जिसमें मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है, तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? कोई बता सकता है? जिसमें एक तरफ कॉलम्स में लेट्स से नंबर ऑफ न्यूरॉन्स चल रहे हो और रोज में नंबर ऑफ लेयर्स चल रही हो, तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? कितनी बड़ी ग्रिड बनेगी? एक मैट्रिक्स बनेगा ना? तो ये कितना बनेगा? पहले नंबर ऑफ लेयर्स कितनी थी? 5 मल्टीप्लाइड बाय 1024 माइनस 256। इतनी मेरे पास चांसेस बने, इतनी नंबर ऑफ वो इतने नंबर ऑफ बनेंगे मेरे पास। मैं वर्ड भूल रहा हूँ। मैट्रिक्स में एक पॉइंट को क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ। इतने नंबर ऑफ
सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। तो आपने देखा कि सिर्फ 2 हाइपर पैरामीटर डाले हैं और ये बड़ा इनकन्वीनियंट हो गया। इतनी नंबर ऑफ टाइम्स आप अपना एल्गोरिथम्स नहीं रन कर सकते ना, ये तो बड़ा गलत बात है, बड़ी गलत बात है, ठीक है। तो लेट्स से आप एक और डाल देते हैं, एक और हाइपर पैरामीटर डाल देते हैं जिसको मैं कहता हूँ लर्निंग रेट। लर्निंग रेट की वैल्यू लेट्स से आपने रखी हुई है 0.1 से लेके 0.09 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, खाली ये तो बहुत ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ ना एक स्टेप साइज भी आप रखते हो। स्टेप साइज कितना है? स्टेप साइज है 0.01 का या 0.1 का, ठीक है। तो बेसिकली ये बनते हैं 9 स्टेप्स, तो 9 बन गया। तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया आपके लिए चेक करना कि अगर एक भी हाइपर पैरामीटर आपने एक्स्ट्रा डाल दिया तो आपके पास इतनी ज़्यादा वो परम्यूटेशंस बन जाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह आप सबके ऊपर आइटरेट करें और बेस्ट निकालें, ठीक है। वैसे तो तरीका ग्रिड सर्च का यही है कि आपने बेस्ट एल्गोरिथम अगर आपने निकालना है तो ग्रिड सर्च जो है आपको वाकई में बेस्ट निकाल के देगा, क्योंकि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को एग्जॉस्ट करेगा। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा सोल्यूशन हमारे पास आता है बेजियन ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। ये भी मैं इधर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। एक्सप्लेन इट अगेन, क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है अगेन? ग्रिड सर्च, ठीक है। ओके, सो लेट्स से मेरे पास नंबर ऑफ लेयर्स मेरे पास हैं 1 से लेके 5 तक, ठीक है। कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2। चलें इधर लिख लेते हैं 1, सॉरी इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मेरे पास जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं ईच लेयर में वो कितने हो सकते हैं? वो कितने हो सकते हैं? 256 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो 257 भी हो सकते हैं, वो 258 भी हो सकते हैं, और करते 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 1024 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स बने, एक मिनट, तो वो किस तरह का बनेगा? उसकी नंबर ऑफ रोज होंगी लेट्स से नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर के बराबर, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे नंबर ऑफ लेयर्स के बराबर, ठीक है। तो ये मेरे पास हर ग्रिड में, फॉर एग्जांपल ये ग्रिड है, इस ग्रिड में जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो है 2, ठीक है। और जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर है वो है 257। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह की मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज टोटल बनेंगी? 5 मल्टीप्लाइड बाय 1024 माइनस 256, जो बेसिकली इसका जो रो साइज है, ठीक है। आप समझ आइए? ये अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन ये ना आप सेव करके अपने जिधर भी आप हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जिस चीज़ पे भी हैं, आप बस उसको सेव करके रख लें कहीं पे। सही है, समझ आ गई, ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट जो एल्गोरिदम है हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन का, वो है बेजियन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, बेजियन ऑप्टिमाइजेशन बाय द वे एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं समझाना शुरू करूँ ना, तो शायद मैं 3-4 लेक्चर्स में भी पूरा नहीं कर सकूँ, लेकिन मैं आपको इसका एक आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है? इसका आइडिया ही बेसिकली ये है कि क्यों ना आप हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने के लिए एक एल्गोरिदम ट्रेन करें, ठीक है? और वो एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप बेहतर हो रहा होगा। जिस तरह आप लोगों का एमएल के एल्गोरिदम्स स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, बेसिकली आपके हाइपर पैरामीटर भी हर स्टेप पे अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है? वो एक सेपरेट एल्गोरिदम चल रहा होगा आपका जो एमएल का एल्गोरिदम है उससे, ठीक है? और वो जीसीपी वो चीज़ हैंडल कर रहा होगा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है? वो हैंडल कर रहा होगा, वो आपके दिखा रहा होगा कि हाइपर पैरामीटर्स आपके हर दफा बेहतर हाइपर सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स आपको निकाल के दे रहा होगा, ठीक है? वो करता कैसे है? यूजुअली मैं वापस पेंट पे आता हूँ। यूजुअली मेरे पास क्या होता है? मेरे पास इनपुट में सॉरी इनपुट में मेरे पास हमेशा रियल नंबर्स लेट से होती हैं यूजुअली मशीन लर्निंग में, ठीक है? यूजुअली क्या, बल्कि होती ही रियल नंबर्स हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट भी हो तो रियल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? इस केस में हमारे पास इनपुट क्या होगी? एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है? जिस तरह आपने देखा होगा, अगर आप लोग फेमिलियर हैं डिस्क्रिमिनेटिव जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क के, अगर आप फेमिलियर हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो इनपुट है वो इनपुट एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है? उसमें इनपुट रियल नंबर्स नहीं होते, रियल नंबर्स होते हैं लेकिन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट होती है, ठीक है? आउटपुट क्या देगा आपको? आउटपुट आपको एक फंक्शन देगा बेजियन ऑप्टिमाइजेशन के केस में, ठीक है? इधर आपको, और वो बेसिकली आप करोगे कैसे? गॉसियन प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है? गॉसियन प्रोसेसेस मुझे क्या कहते हैं कि आपके पास बेसिकली यू ट्राई मॉडलिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ठीक है? तो एक एफ ऑफ एक्स, जी जी, शो दिस मैट्रिक्स अगेन। अच्छा, मैं दोबारा दिखाता हूँ ये मैट्रिक्स। ए सो नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो आपके कॉलम्स एज्यूम कर लें, ठीक है? और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर जो है वो अपनी नंबर ऑफ रोज कंसिडर कर लें। तो ए ग्रिड में ना, फॉर एग्जांपल ये ग्रिड अगर मैं उठाता हूँ, तो इसमें जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो 2 हैं, और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर हैं वो 257 है, ठीक है? ये एक पॉसिबिलिटी मेरे पास। इस तरह की मेरे पास जो सारी पॉसिबिलिटीज जो बनती हैं, इनका जो टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो है 5 कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय रोज, ठीक है? 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज। सही। अच्छा, तो बेसिकली ये इसका मकसद ये है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडल करना है, ठीक है? बजाय रियल नंबर्स को मॉडल करने के किसी भी एक फंक्शन पे, ठीक है? और ये बेसिकली आप नहीं कर रहे होते, ये जीसीपी इस चीज़ को कर रहा होता है। ये मैंने लिंक इसलिए शेयर किया है क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लिंक है, ठीक है? इसको अगर आपने पढ़ना हो ना, एक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है? उसको पढ़ने का तरीका ये होता है, मैं एक मिनट एक चीज़ खोलता हूँ कि आप जाएं और उसको लिंक भेजें चैट जीपीटी को, उससे कहें एक्सप्लेन टू मी ऑल द मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस। अभी चल ही नहीं रहा। समहाउ मेरे ख्याल से मेरा भी चैट जीपीटी नहीं चल रहा, लेकिन आप लोग समझ आ गई ना कि इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है? तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। खैर एनीवेज, इसके ना आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ना सारी आपको जीसीपी हैंडल करके देता है, और हम वही देखेंगे कि कैसे हैंडल करता है, ठीक है? लेकिन अगर किसी ने फिर भी ये समझना है, तो मेरे ख्याल से ना मुझे प्राइवेटली ईमेल कर दें,
तो मैं आप लोगों को एक अलग से समझा दूँगा क्योंकि आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है? और हमारे पास टाइम आज इतना है नहीं, तो हम प्रैक्टिस पे आते हैं। मैं ना ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली मेरी अपनी एक रेपो है। ये मैंने बहुत पहले बनाई थी लेकिन इसमें कुछ अर्सा कल परसों में ना मैंने चेंजेस की थी थोड़ी-सी। चेंजेस ये की थी कि पहले ये जो जीसीपी का प्लेटफ़ॉर्म था वो था एआई प्लेटफ़ॉर्म। अब उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म चेंज कर दिया, अब उन्होंने वर्टेक्स एआई कर दी है, एक नई चीज़ बेसिकली की है। ऑल्दो मुझे वो इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी, लेकिन ख़ैर क्योंकि मैंने अपना अपडेट करनी थी रेपो तो मैंने अपडेट कर दी, ठीक है? पब्लिक रिपॉज़िटरी अगर आप लोगों ने कोई चीज़ आपको लगता है बेहतर इम्प्रूव हो सकती है, तो उसकी एक ब्रांच बनाएँ, पुल रिक्वेस्ट बनाएँ, मैं देखूँगा, रिव्यू करके मैं मर्ज कर दूँगा। खैर, तो अगर मैंने गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के अंदर गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के अंदर अगर मैंने अपना हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का एल्गोरिदम चलाना है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है? मैं ये करूँगा कि सबसे पहले तो मैं अपनी एक train.py फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है? जिसके अंदर मैंने अपनी ट्रेनिंग करनी है, जिसके अंदर मैं जो बेसिकली मेरी ट्रेन फ़ाइल होगी, ठीक है? मैंने ना ट्रेनिंग बहुत सिंपल रखी है, एक सिंपल सा एक अब तो ख़ैर शायद नहीं यूज़ होता होगा, पहले ना एक एक डेटा सेट यूज़ होता था, 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ। बोस्टन हाउसिंग कहते थे उसे। वो बेसिकली डेटा सेट था, उसमें आपके पास कुछ वेरिएबल्स होते थे। लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम है बाय द वे का डेटा सेट है। और जो आउटपुट होती थी आपके पास एक रियल नंबर होती थी, वो होती थी कि इस एक्स वाई जेड अगर इसके वेरिएबल्स हैं या फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर हाउस के, तो उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है? तो ये रिग्रेशन का एक मॉडल था और ये देख सकते हैं सिंपल सी टेंसरफ्लो पे हमने बनाया हुआ है। ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिथम हमने एडम यूज़ किया, ठीक है? लर्निंग रेट हमने एक लर्निंग रेट यूज़ किया जो कि हम आर्गुमेंट में ले रहे हैं और नंबर ऑफ इपॉक्स भी हम आर्गुमेंट में ले रहे हैं, ठीक है? और हमने बेसिकली उसको सिंपल टेंसरफ्लो में ट्रेन करने की कोशिश किया। इधर अलबत्ता कि मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है हाइपरटीम के नाम से। ये लाइब्रेरी आपको भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अपनी requirements.txt में डाल दें। और ये लाइब्रेरी बेसिकली क्या करती है कि ये रिपोर्ट करती है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मेट्रिक, ठीक है? मेट्रिक मैंने डिफाइन कर दिया कि टाइप क्या लॉस है और उसकी जो वैल्यू क्या है वो लॉस जो यहाँ से निकल रही है मॉडल डॉट इवेल्युएट करके, जो मैं वैलिडेशन सेट पे इवेल्युएट कर रहा हूँ, ठीक है? और स्टेप्स कितने लेने वो मैंने डिफाइन कर दिया, वो भी बता दिया कि इतने स्टेप्स के ऊपर ये लॉस है, इतने ईपॉक्स के ऊपर, ठीक है? अच्छा, requirements.txt जो बेसिकली टेंसरफ्लो चाहिए और मुझे क्लाउड एमएल हाइपरट्यून चाहिए जो कि मैंने हाइपरट्यून इधर इंपोर्ट किया, तो बस ये 2 चीज़ें मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा, फिर ना एक config डॉट एक YAML फाइल होती है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज YAML से बनता है, ठीक है? और ये YAML फाइल बेसिकली क्या करती है, इसमें ना आप अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हो, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या है, इन चीज़ों पे मैं बाद में आता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास ये है कि जो मेट्रिक है वो लॉस हो, ठीक है? और गोल मिनिमाइज़ करना हो। पैरामीटर्स क्या-क्या हों? पैरामीटर्स बेसिकली हाइपर पैरामीटर्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं, ठीक है? मेरे पास क्योंकि छोटा-सा एल्गोरिथम था, कुछ ज़्यादा हाइपर पैरामीटर्स थे नहीं, तो मैंने क्या किया कि इपॉक्स को एक हाइपर पैरामीटर बना दिया। हालाँकि इपॉक्स हाइपर पैरामीटर नहीं होते, ठीक है? लेकिन मैंने इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्पल इपॉक्स को एक हाइपर पैरामीटर बना दिया, जिसकी वैल्यू रेंज कर सकती है जिसकी वैल्यू होगी इंटीजर, उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 100 और मैक्सिमम हो सकती है 1000 और पैरामीटर आई और एक और अगला जो हाइपर पैरामीटर है वो है एलआर लर्निंग रेट जिसकी वैल्यू है डबल और उसकी वैल्यू रेंज कर सकती है 0.001 से 0.009 तक, ठीक है? और एल्गोरिदम कौन सा यूज़ करना है? रैंडम सर्च। अगर आपने इधर करना है बेसियन करना है तो एल्गोरिदम अनडिफाइंड। ये पहले तो बड़े अच्छे तरीके से हम लिख लेते थे कि बेसियन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन जब से इन्होंने वर्टेक्स एआई पे स्विच किया है, आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ना अगर आपने बेसियन यूज़ करना है तो एल्गोरिदम अनडिफाइंड कर दें ताकि जीसीपी फिर अपनी मर्ज़ी से यूज़ करे। खैर,
अच्छा, ये क्या चीज़ें हैं? ये वो चीज़ें हैं जो डिफाइन करता है कि आपने कौन सी मशीन पे अपना चलाना है। N1 स्टैंडर्ड 4 एक मशीन टाइप होती है जीसीपी पे या हर प्लेटफॉर्म पे, और ये बड़ी बेसिक सी डिवाइस है। डिवाइस कह रहा हूँ, बेसिक सी एक कंप्यूटर, ठीक है। सीपीयूज इसके अंदर नंबर ऑफ वर्चुअल सीपीयूज 4 हैं और 16 जीबी रैम है इसकी। बड़ी बेसिक सी और बड़ी सस्ती सी है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसका ख्याल रखता हूँ। अच्छा, और रेप्लिका काउंट 1, ठीक है, एक ही चाहिए मुझे। कंटेनर स्पेक इस पे भी मैं आता हूँ भी। और हाँ, मैक्स ट्रायल काउंट कि एक ही दफ़ा चले, एक दफ़ा ज़्यादा ना चले, ऐसा ना हो कि 50 दफ़ा चल जाए और मेरा जो पैसे कटते हैं पीछे, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना। डिस्प्ले नेम कि आपका जो डिस्प्ले होगा वो इस नेम से होगा, जो होगी डिस्प्ले। पैरेलल ट्रायल ट्रायल काउंट है कि एक वक्त में कितने आप वो सबसेट्स के साथ आप चला सकते हो, ठीक है, तो मैंने एक ही रखा है क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने कंटेनराइजेशन पढ़ी भी या नहीं पढ़ी। बेसिकली कंटेनराइजेशन का मकसद ये होता है कि आपने ना अपना जो पैकेज है, आई एम श्योर आप लोगों को जावा में या किसी और लैंग्वेज में पता होगा कि आप अपने पैकेजेस बना सकते हो, ठीक है। पाइथन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, या बहुत सारी लैंग्वेजेस में ऐसी चीज़ नहीं होती। तो आपने अगर उसको पैकेज करना है ना, तो आप उसको एक डॉकर फाइल बना देते हो, एक इमेज बना देते हो, जो बेसिकली जो आप कहीं भी जाके चला सकते हो, ठीक है। तो डॉकर फाइल पे आते हैं। डॉकर फाइल बेसिकली क्या कहता है कि मुझे पाइथन 3.7.6 चाहिए स्लिम वर्जन की, और ये चीज़ें इंस्टॉल कर दो जो requirements.py में, और एंट्री पॉइंट उसका पाइथन ट्रेन है, और ये चीज़ चला दो, तो ये मेरे पास एक पैकेज टाइप बन गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है अब इसको चलाना कैसे जीसीपी पे। सबसे पहले तो हम कंसोल खोलते हैं, जीसीपी का जो कंसोल है। प्रोजेक्ट मैंने अपना ये सेलेक्ट कर दिया, माय वेब पेज, ठीक है। अच्छा, जीसीपी ना आपको प्रोवाइड करता है अपने क्लाउड शेल से, तो आपने जो भी अपनी कमांड्स वगैरह करनी होती है ना, आपको समझे कि एक छोटा सा एक सिस्टम मिल गया जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, और ये फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो हम ये यूज़ करते हैं। क्योंकि मेरा जो अपना सिस्टम है ये मेरे ऑफिस के उसके साथ सेट हुआ हुआ है, तो उसको मैं नहीं चेंज करना चाहता। तो खैर, जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप इन फ्यूचर ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़े से लेक्चर्स और देंगे क्या, और क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की? ये क्लाउड मुझे नहीं पता कि मेरे और सेशंस हैं कि नहीं, लेकिन देना तो मैं चाहूँगा क्योंकि मुझे तो क्लाउड कंप्यूटिंग पसंद है। बाकी ये कि एम बेसिकली यही है कि देना तो मैं ऑब्वियसली चाहूँगा क्योंकि मुझे ये पसंद भी है, और ये बड़ी ना मुझे इंट्रीगिंग लगती है ये चीज़। खैर, तो वापस आते हैं इस पे, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैंने ना कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं, ठीक है। रीजन में कौन सा यूज़ करूँगा, यूएस सेंट्रल 1। प्रोजेक्ट आईडी ना मैं गेट करता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट आईडी मेरी इस अभी करंट प्रोजेक्ट की है। मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। जीसीपी में ना जो हायरार्की होती है वो ये होती है, अकाउंट, बिलिंग आईडी, बिलिंग आईडी के सॉरी आगे आते हैं प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं अकाउंट्स, और अकाउंट्स के अंदर और प्रोजेक्ट के साथ आते हैं सर्विसेज आपकी, ठीक है। तो आपने हर प्रोजेक्ट की ना एक आईडी होती है, ठीक है। तो आईडी गेट करने के लिए मेरे पास, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं इधर हूँ ना, तो ये मेरी आईडी है, ये मेरे इस प्रोजेक्ट की आईडी है, ठीक है।
ठीक है, माई वेब पेज 230207 समथिंग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करता हूँ। इमेज रेपो नेम बेसिकली ये है कि जो रजिस्ट्री में, कंटेनर रजिस्ट्री में जो भी रेपो का जो नाम होगा वो मैंने सेट करना है। ठीक है, अच्छा कंटेनर रजिस्ट्री, आर्टिफैक्ट्स वो भी इन्होंने खैर रिप्लेस कर दिया। खैर मैं बताता हूँ कंटेनर रजिस्ट्री क्या होता है। आपने जब भी अपने पैकेजेस अपलोड करने होते हैं ना क्लाउड पे, तो आप एक रजिस्ट्री है वहाँ पे आप अपलोड करते हो। ठीक है, जीसीपी की एक है कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है, एडब्ल्यूएस की भी इस तरह की एक रजिस्ट्री है। ठीक है, उनकी भी है, उनकी है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री ECR। ठीक है, और इनकी गूगल क्लाउड की है कंटेनर रजिस्ट्री, लेकिन अब वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। सॉरी सॉरी खैर, अब उन्होंने कंटेनर रजिस्ट्री गूगल क्लाउड ने ख़त्म कर दिया, रिसेंटली ख़त्म किया, मैंने कल परसों ही देखा है। उन्होंने अब उसकी जगह एक नया ले आए आर्टिफैक्ट्स रजिस्ट्री। ठीक है, वो सेम चीज़ है, लेकिन कंटेनर रजिस्ट्री का फ़र्क ये था कि कंटेनर रजिस्ट्री सिर्फ डॉकर कंटेनर्स को स्टोर कर सकता था या इमेजेस को। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स रजिस्ट्री में आप जावा के पैकेजेस या हर तरह की चीज़ ना, ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ आप स्टोर कर सकते हो। तो हमने बेसिकली ये करना है कि एक इमेज बिल्ड करना है अपने लोकल कंप्यूटर पे। भी मैं समझा कि मेरा लोकल कंप्यूटर है, मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे इमेज बिल्ड कर रहा हूँ, और उस इमेज को बिल्ड करने के बाद में उसको आर्टिफैक्ट्स रजिस्ट्री में पुश कर रहा हूँ ताकि वो मेरी जीसीपी पे जाके कहीं सेव हो जाए। ठीक है, तो मैंने बताया कि इमेज रेपो नेम, इस रेपो नेम के से वो सेव होएगा। ठीक है, और इसका जो URL होगा वो ऐसा होगा, मैं URL भी आपको दिखा देता हूँ। URL इसको होगा कि docker.pkg.dev/project/id/image repo name, जो कि ये है, और इमेज नेम। इमेज नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने वही चीज़ डाली हुई है जो इमेज रेपो नेम है, इमेज नेम। और टैग, टैग मेरे पास क्या है, लेटेस्ट, क्योंकि मैं जो फाइनल जो मेरी पुश होगी वही मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैंने उसको ऑथेंटिकेट कर देना है अपने जो डॉकर को है, जो जिस रीजन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी कर देते हैं। सॉरी, आई थिंक मेरा मकसद ना इस उसमें ये समझाना नहीं है कि डॉकर कैसे काम करता है, या मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप ना इसको पुश वगैरह कैसे कर सकते हैं, और इसको उसके साथ हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के साथ वर्टेक्स AI के यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि ये कि पहले क्लाउड समझाना चाहिए, तो मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन एटलीस्ट ना वो इस प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं था। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं देख लेता हूँ जो टेंसरफ्लो के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से टेंसरफ्लो यूजर ग्रुप तो खैर उसका बनता नहीं है कि वो क्लाउड सिखाए, लेकिन खैर मैं देख लेता हूँ, अगर ऐसे होता है तो मैं वो पहले से कर दूंगा, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है बल्कि, आई थिंक वो ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। खैर, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने डॉकर फाइल बिल्ड करनी है। ठीक है, मैंने ना पहले से क्लोन करके रखी हुई अपनी रिपोजिटरी, तो आप लोगों को इधर नज़र आ जाएगी CD GCP। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं। ठीक है, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, मैं देख लेता हूँ पहले से कुछ डॉकर इमेजेस तो नहीं पड़े हुए, नहीं पड़े हुए, सॉरी PS नहीं। ठीक है, अच्छा अब मैं बिल्ड करता हूँ, अब मैं अपना डॉकर कंटेनर बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्ड करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे पुश करूँगा। अच्छा, अभी हो रहा है। अच्छा, पुश में किधर करूँगा, पुश में करूँगा इमेज URI। इमेज URI क्या है, मेरे पास आर्टिफैक्ट्स रजिस्ट्री की एक लोकेशन है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स रजिस्ट्री की जो US सेंट्रल 1 वाली जो पार्ट है, उसके US सेंट्रल 1 के अंदर मेरी जो प्रोजेक्ट आईडी है, उस प्रोजेक्ट आईडी के अंदर एक रिपोजिटरी का नाम है, उस रिपोजिटरी के अंदर जो है मेरा जाके इमेज पड़ा हुआ है किसी टैग के साथ। टैग होता है कि आपका लेटेस्ट है या कब का ये इमेज आपको बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने लेटेस्ट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अब इस आर्टिफैक्ट्स रजिस्ट्री में अपना जो इमेज है उसको पुश करूंगा, जो डॉकर इमेज है।
ठीक है, अभी ना ये जो डॉकर जो बिल्ड कर रहा है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स और txt को इंस्टॉल कर रहा है।